नमस्कार, आप सभी को सुप्रभात। आज दिनांक 6 दिसंबर 2024 को आज भारत के सबसे बड़े महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है और मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे बाबा साहब के बारे में 2 शब्द कहने का मौका मिल रहा है। बाबा साहब का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महो मध्य प्रदेश में एक महार दलित परिवार में हुआ था। वास्तव में बाबा साहब का जन्म जिस समय हुआ था उस समय दलित एवं शोषित वर्ग छुआछूत की समस्या से जूझ रहे थे। बाबा साहब ने लॉ एंड कैबिनेट मिनिस्टर की भूमिका निभाई थी जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। बाबा साहब ने 1913 में बड़ौदा स्टेट छात्रवृत्ति के माध्यम से कोलंबिया विश्वविद्यालय लंदन के स्कूल लखनऊ ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए की डिग्री ली थी। 1923 में इन्होंने डीएससी इकोनॉमिक्स को कंप्लीट किया था और कुल 9 नियमित पाठ्यक्रमों में एक के बाद एक करके प्रवेश लेते चले गए। उनके पास कुल 32 डिग्रियां थीं, जिनमें से ज़्यादातर मानद डिग्रियां थीं और कुल 147 कोर्स उन्होंने अपने जीवन काल में पूर्ण किए थे। 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया और 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। तो ऐसे महान पुरुष के बारे में आज मुझे बोलने का अवसर प्राप्त होता है, यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। चलिए आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने इस संविधान की रचना की थी। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता की अवधारणाओं को संविधान में समाहित किया और उन्होंने अनुच्छेद 14, 15 और 16 में सामाजिक न्याय और समानता की बात कही है, जिसमें अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक रोजगार की भी बात कही है। तो इस प्रकार से बाबा साहब ने अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अंतर्गत सामाजिक न्याय और समानता इसकी बातों को लोगों के समक्ष रखा। प्रस्तुत व्याख्यान के माध्यम से मैं बाबा साहब के योगदान और वास्तव में यदि एक देश की कल्पना, एक लोकतांत्रिक देश की कल्पना की जाए तो वह संविधान के बिना अधूरा माना जाता है। तो यहाँ पर जो संविधान है भारत का, उसके अनुसार हमारा देश लोकतांत्रिक है। संविधान का मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना, जिससे दलितों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों को समाज के अगड़े लोगों के साथ समानता के रूप में खड़ा किया जा सके। वहीं नागरिकों के स्वतंत्रता और समानता के अधिकार भी दिए गए और संविधान का लक्ष्य एक समग्र और समरस समाज का निर्माण, जिसमें सामाजिक एकता हो, ऐसे समाज का निर्माण करना संविधान के मूल उद्देश्यों में से था। बाबा साहब ने मौलिक अधिकारों की बात कही थी संविधान में। उस समय 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 कर दी गई है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ बोलने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति रखने का अधिकार। बाद में संपत्ति रखने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, जो कि संविधान में हमारा जो भारत का संविधान है वह लचीला है। इसे समयानुसार और समय की मांग के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। तो माननीय संविधान कमेटी द्वारा संपत्ति रखने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है। मौलिक अधिकारों में भाषण, धर्म और शिक्षा की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो यानी आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी जो कही जाती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है। तो इस प्रकार से भारत का संविधान एक लचीला संविधान है एवं सभी नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में, समानता के अधिकारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। कुल मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख कर्तव्य भारतीय संविधान का पालन, राष्ट्रगान का सम्मान, देश की रक्षा एवं समय पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा में योगदान देना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बचपन से ही एक सुयोग्य नागरिक के निर्माण पर बल दिया है और निश्चित रूप से जो मौलिक कर्तव्यों का पालन करने से एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण होता है। और ये भाग 4A, संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों के पालन से ही राष्ट्र को एक स्वस्थ नागरिक का निर्माण मिलता है, एक सभ्य नागरिक मिलता है जो देश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं निर्माण में सहयोग करता है। हमारा देश एक संघीय ढांचे पर, संवैधानिक ढांचे पर आधारित है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों को अलग अलग बांटा गया है और विभिन्न स्तर पर प्रशासनिक और राजनीतिक संचालन को सुगम बनाने की बात कही गई है। तो
एक संघीय ढांचे के अंतर्गत जब हम आते हैं तो उससे हमारे देश की व्यवस्था, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानून व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाएं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित होती हैं। तो इस प्रकार से जो है संघीय ढांचा हमारे संविधान की एक बहुत ही बड़ी विशेषता है। भारत में संसदीय प्रणाली है। संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों मिलकर के कार्य करते हैं और कार्यपालिका और विधायिका के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हैं। यह प्रणाली जो है संवैधानिक प्रणाली वास्तव में प्रभावी और जवाबदेह बनाने में मदद करती है कि किस प्रकार से हम प्रभावी तरीके से अपने देश की संसदीय व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं। उसमें ये संसदीय प्रणाली का बहुत बड़ा योगदान है, लोकसभा का योगदान है और राज्यसभा का योगदान। बाबा साहब ने सामाजिक न्याय की अनुच्छेद, जैसा मैंने बताया, 14, 15 और 16 में सामाजिक न्याय और समरसता की बात कही गई है, समानता की बात कही गई है। तो संविधान सामाजिक न्याय की अवधारणा को प्रमुख रूप से रखता है। इसके अंतर्गत जो समाज के दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण भी प्रदान किया गया था। तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट है, उनको लिए विशेष प्रावधान किए गए। यह वंचित वर्गों को सशक्त बनाता है, अर्थात उनको जो है क्या करता है कि पावरफुल बनाता है, थोड़ा सा उन्हें आरक्षण प्रदान करता है और समाज में जीने के लिए हिम्मत देता है। तो इस प्रकार से बाबा साहब ने जो योगदान दिया अनुच्छेद 14, 15 और 16 के माध्यम से, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ सभी धर्मों को समान सम्मान और अवसर प्रदान करता है और कोई भी स्वेच्छा से कभी भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, इस प्रकार की बातों का उल्लेख किया गया है। तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारतीय संविधान के अनुसार। भारतीय संविधान परिवर्तनशील है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि एक लचीला संविधान है। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर, जब भी जरूरत पड़ती है, हम संविधान को बदलना और सुधारने की अनुमति देता है। इसके लिए एक विशेष संविधान कमेटी का निर्माण किया जाता है और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जाता है। तो इससे संशोधन से जो है संविधान की प्रासंगिकता को और भी मजबूती मिलती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कृतित्व एवं व्यक्तित्व आज तक न तो हुआ है, न भूतो न भविष्यति, न तो पहले हुआ न भविष्य में होने की संभावना है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो व्यक्तित्व था, निश्चित रूप से, जिन्होंने कुल 147 कोर्स में प्रवेश लिया, जिनके पास 32 डिग्रियाँ थीं और इतनी पढ़ाई की कि वास्तव में आज तक भारत में उतनी पढ़ाई किसी ने की ही नहीं है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ और जिन्होंने एक बहुत ही उत्तम लोकतंत्र की स्थापना की है, संविधान की रचना की है। वास्तव में यदि देखा जाए तो लोकतंत्र की जो अवधारणा है, संविधान के बिना तो कुछ नहीं है। तो संविधान जैसे महान ग्रंथ को लिखने वाले बाबा साहब के बारे में आज बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में बताने का अवसर प्राप्त हुआ। यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। धन्यवाद।